नमस्कार सभी सम्मानित मित्रों का आज फुलवारी में चर्चा के इस 11वें अध्याय में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ये बहुत ही एक शुभ संकेत है कि आज की तिथि भी 11 मई है और 11वां चर्चा का 11वां एपिसोड है और आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, क्योंकि एक छोटे से व्हाट्सएप इनविटेशन में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हो जाते हैं और इतनी अच्छी सुंदर यहाँ फुलवारी में चर्चा होती है। तो सर्वप्रथम आप सबका पुनः मैं स्वागत करती हूँ। आज जिस पुस्तक पे चर्चा होगी आदरणीय श्री शिवमोहन सिंह जी की ज्यों कोहरे में धूप दोहा संग्रह है, जिस पे आज चर्चा होगी। और आज का मौसम भी बिल्कुल इनके शीर्षक की तरह हो रहा है कि कभी कोहरा कभी धूप। सुबह से हम लोग धूप और कोहरे के बीच में ही फंसे हुए हैं। शिवमोहन सिंह जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय शिवमोहन सिंह जी, आप आइए और अपना स्थान ग्रहण करिए। आज के नायक और आज के लेखक आपकी पुस्तक पे चर्चा होगी और मैं अनिल रतूड़ी जी से अनुरोध करूंगी कि पुष्प गुच्छ भेंट कर आपका स्वागत करें शिवमोहन जी का। आपका संक्षिप्त परिचय मैं भी देना चाहूँगी। आपका जन्म ज़िला कैमूर बिहार में हुआ था और हाई स्कूल की शिक्षा भी आपकी कैमूर ज़िले में हुई। उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए आप वाराणसी गए और सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा आपने किया पॉलिटेक्निक मिर्ज़ापुर से। उत्तराखंड पेयजल निगम से आप सेवानिवृत्त हैं। आप सिविल इंजीनियर हैं और वर्तमान में देहरादून में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपकी 4 कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं, उसी में जो चौथी है ज्यों कोहरे में धूप, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप साहित्यिक और सामाजिक सरोकारों में बहुत ही सक्रिय हैं। आप क्षेत्रीय संपादक रहे हैं माध्यम राष्ट्रीय त्रैमासिक पत्रिका नागपुर महाराष्ट्र से, उप संपादक सच की दस्तक राष्ट्रीय मासिक पत्रिका वाराणसी से, और बहुत सारे हैं, मैं सब नहीं पढ़ रही हूँ। आपको बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं। साहित्य शिरोमणि सम्मान मिला है, साहित्य गौरव सम्मान 2022, विश्व हिंदी शोध संवर्धन अकादमी वाराणसी का सम्मान है, अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सम्मान युगधारा फाउंडेशन लखनऊ का है, ONGC ने भी मुख्यालय राजभाषा विभाग का साहित्य सम्मान आपको दिया है। बहुत सारे सम्मान और बहुत सारे सामाजिक सरोकार हैं और विशेष रूप से आपको फुलवारी की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब से ये फुलवारी में चर्चाएं प्रारंभ हुई तब से आपने इसमें बहुत सक्रिय रूप में अपना योगदान दिया। उसके लिए हम सब फुलवारी के सभी सदस्यों की ओर से आपका बहुत आभार और आपका अभिनंदन। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ भारती मिश्रा जी को, जो आज हमारे साथ डिस्कसेंट के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। आप अपना स्थान ग्रहण करिए और मैं अनिल रतूड़ी जी से अनुरोध करूँगी कि आपका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। भारती मिश्रा जी का भी एक संक्षिप्त परिचय। आप हिंदी और संस्कृत में स्नातकोत्तर आपने किया है। आप समर वैली पब्लिक स्कूल देहरादून में लेक्चरर हैं। आप शिक्षक और प्रेरक वक्ता के रूप में आपका 15 वर्ष का अनुभव है। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में जूरी और अतिथि वक्ता के रूप में आप आमंत्रित रहती हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी में विभिन्न कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता रहती है। नवोदित प्रवाह सहित देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में शोध पत्र और लेख आपके प्रकाशित होते रहते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड के अधुनातन कथाकारों पर आप शोध कर रही हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब मैं अनिल रतूड़ी जी का भी स्वागत करती हूँ कि आप आएँ और आयोजक के रूप में अपना स्थान ग्रहण करें और चर्चा को आगे बढ़ाएं। और पुनः सभी सम्मानित मित्रों का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्रणाम आदरणीय सभी बंधु, यहाँ देवियों सज्जनों। आज जैसा अभी राधा जी ने बताया, हम लोग जिस पुस्तक पर चर्चा करेंगे वो आपके सामने है, ज्यों कोहरे में धूप। ये दोहे का संग्रह है और हमारे जो इसके लेखक हैं आदरणीय श्री शिवमोहन सिंह जी, जिनकी 4 कृतियाँ अब तक पब्लिश हो चुकी हैं, उनकी इस पुस्तक पर हम लोग कुछ अगले उसी फॉर्मेट में जो आप लोग अवगत हैं, लगभग 35-40 मिनट हम लोग दोनों जो यहाँ बैठे हुए हैं अपने इन लेखक से
कुछ वार्ता करेंगे। उसके पश्चात फिर आप सभी को अवसर रहेगा, जो भी आपके विचार हों, ऑब्जर्वेशन हों या जो आप और टिप्पणी करना चाहें, जिससे पुस्तक पर और कुछ रोशनी आए और हम लोगों को हमारी आत्माएं जो है और उत्थान की भावना हम लोग महसूस करें। ये कवर जैसा आप लोग देखेंगे, आज तो खैर वैसे है भी ऐसा ही, मतलब कोहरे में जो है कुछ धूप बीच बीच में आ रही है, और टाइटल भी बड़ा कमाल का है, क्योंकि मेरे ख्याल से अंधकार और रोशनी का जो युद्ध है वो निरंतर चलता रहता है, और साहित्य जो है वो रोशनी देता है, प्रकाश देता है। ये विंसर पब्लिकेशन देहरादून द्वारा इसके 2 अब तक संस्करण निकल चुके हैं। 2022 में ये पहली दफ़े पब्लिश हुई है और 2024 में इसका दूसरा संस्करण निकला है। 112 पृष्ठ की यह पुस्तक है और इसमें 15 अध्याय हैं, जो जिस भी एक टॉपिक पर मैं अगर जो कहूँ, दोहे अगर जो संकलित एक तरीके से किसी टॉपिक के अधीन हो सकें, तो ऐसे 15 अध्याय लेखक ने इसमें रखे हैं। ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि लेखक वैसे तो गीतकार हैं, और उनके जो अब तक कृतियाँ, और मेरे को यद्यपि पूर्व की जो कृतियाँ हैं वो पढ़ने का अवसर इतना नहीं मिल पाया, लेकिन उनके बारे में जो धारणा है वो गीतकार भी हैं। और दोहा जो है वो, जिसका मतलब ही जो है कि 2 लाइन होंगी, अंग्रेज़ी में उसको डाइस्टिच कहते हैं या कपलेट कहते हैं, तो वो अपने आप में एक तरीके से पूरे भाव और अर्थ में परिपूर्ण होता है। तो वो अलग अलग दोहों में फिर गीतकार, तो ये एक प्रकार से कुछ इसमें सतही तौर पर कुछ विरोधाभास भी दिखता है, क्योंकि उसमें जब एक कंटिन्यूटी की बात आए तो वो अलग अलग हो सकता है, और गीत तो वैसे आमतौर पर एक ही प्रकार का रहता है। लेकिन आपने इस चुनौती को भी बहुत अच्छे तरीके से पार किया है। दोहे का तो हमारे देश में हम लोग अवगति हैं कि जो भक्ति काल था, खास तौर से उस दौरान तमाम हमारे जो आज हमारे साहित्य में आइकॉन हैं, उन सब के, कबीर से लेकर कितने ही आप नाम देख लेंगे, यहाँ तक नानक तक आप चले जाएं, तो वो रहा है। और ये एक ऐसा साहित्यिक, मैं कहूँगा, फॉर्म है, जो हम कहें अगर जो, कि ये दुनिया में हर जगह 2 लाइनों में अपनी बात को पूर्ण किसी अर्थ में ला के कहना। अंग्रेजी में सोनेट्स होते हैं, उसमें लास्ट में क्लिंचिंग कपलेट आ जाता है। आप यहाँ आदरणीय मिश्रा जी भी अंग्रेजी साहित्य पढ़े हैं, तो उसमें भी लास्ट में एक दोहा ही आता है, जिसमें खास तौर से शेक्सपियर ने बड़ा इसका प्रयोग किया है। अलग अलग फॉर्म में, अब जैसे हमारे रुबायात में 4 क्वाट्रेन वाला रहता है, 4 लाइन का रहता है, हाइकू में 3 लाइन का रहता है, तो अलग अलग जो विधाएं लिखने की हुई हैं उसके हिसाब से हमारे यहाँ भक्ति काल से लेकर, खास तौर से वैसे तो 6वीं शताब्दी से ही दोहे का प्रचलन हमारे यहाँ रहा है, और उस फॉर्म को हमारे आदरणीय शिव मोहन सिंह जी ने इस पुस्तक में लिया है। इसमें जो आपने इसका शुरू में भूमिका लिखवाई है, जो लिखी है इसमें आदरणीय डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी जी द्वारा, तो उसको मैंने पढ़ा था, और मैं उनसे काफ़ी हद तक उनके विचार जो उन्होंने इसमें दिए हैं उससे सहमत हूँ। तो उसमें कुछ मैं जो उनकी लिखी हुई लाइनें हैं जिनसे मैं सहमत हूँ, उनको मैं पढ़ना चाहूँगा। गीत और दोहा 2 इतनी भिन्न विधाएं हैं कि उनमें समानता के बिंदुओं का शोध ही करना पड़े। भूमि की दृष्टि से भाव एवं विचार, प्रकटीकरण की दृष्टि से गठन के संकोच तथा विस्तार की दृष्टि से, कवि की प्रतिभा के उद्घाटन के स्वतंत्र की दृष्टि से, हर तरह से 2 बहुत ही परस्पर विरोधी क्षेत्र हैं। यही मैंने बात शुरू में भी कही थी कि एक तरफ गीत है और दूसरी तरफ दोहा है।
ये सैकड़ों दोहों का संग्रह है, इसलिए इसमें अनेक सीधे, सरल, सपाट, बयानी वाले इतिवृत्तात्मक दोहे भी हैं। और ऐसा दोहा या कविता लिखा जाना कोई दोष भी नहीं होता, परंतु यह बात भी निसंदेह है कि इस संग्रह में अनेकों अनेक गीतात्मक दोहे भरे हैं। शिव मोहन सिंह जी के अंदर का गीतकार दोहे के संकुचित भूमि में भी अद्भुत ढंग से वहाँ व्यक्त होता दिखता है और पाठक बरबस कह उठता है, वाह। यह अर्थ भी नहीं है कि सारे दोहे लक्षणा व्यंजना से भरे हों। अनेक बार कवि ठेठ हिंदी का ठाठ भी दिखाता है। बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है, मैं सहमत हूँ इससे, विशेषकर जब वह व्यंग और चोट करने पर आमदा होता है। उसमें आगे फिर दोहे हैं, वो मैं आप ही पर छोड़ूंगा कि आप स्वयं उसको उठाएंगे थोड़ी देर में। आपने आप अपनी बात जो रखी है शुरुआत में, मेरा उद्देश्य इस पुस्तक के माध्यम से किसी को उपदेश देना नहीं है और ना ही मैं कोई उपदेशक हूं। तो आपने पहले ही जिसे कहते हैं डिस्क्लेमर शुरू में ही एक दे दिया है, और खैर आपकी विनम्रता भी है, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें काफ़ी कुछ मैं कहूँगा मेरे विचार से जो पाठक है उसको इसमें मिलेगा। मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने पाठकों के साथ संवाद कायम करना चाहता हूँ। उद्देश्य भी आपने जो रखा, जीवन पथ पर चलते चलते बहुत से परिदृश्य आंखों के सामने आते रहते हैं। तो आपका एक प्रकार से जो आपने अपना ध्येय रखा है कि साहब आप कोई उपदेश नहीं देना चाहते यद्यपि, किंतु एक रास्ता कायम करना चाहते हैं। तो मैं इस सूक्ष्म इंट्रोडक्शन के साथ मैं अब अनुरोध करूंगा आदरणीय भारती जी से कि वह पहला अपना ऑब्जर्वेशन प्रश्न करके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगी। कृपया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी सम्मानित प्रबुद्धजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज इस अवसर पर मैं इस अवसर से कुछ पल चुराना चाहूँगी सर और मैम का धन्यवाद करने के लिए, जो उन्होंने इस फुलवारी में मुझे खिलने का और महकने का मौका दिया। सर और मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बचपन में गिरधर की कुंडलियाँ पढ़ा था, उसमें से एक पंक्ति थी, करब बेगर्जी प्रीति यार बेला कोई साइन। अर्थ उसका समझ में आ गया था, लेकिन वास्तविक अर्थ मैम और सर से मिलने के बाद ही समझ में आया। कोटि कोटि नमन है आपको सर, मैम आपको भी। शिव मोहन सिंह जी को पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई। आज के समय में दोहा संकलन निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन सर जैसा कि सर ने कहा, आप गीतकार हैं जबकि आपका संकलन दोहा संकलन है। दोनों विधाएं भिन्न हैं, तो इस विविधता के बीच आप अपने सामंजस्य कैसे बिठाएं? साहित्य चर्चा में प्रतिभाग करना किसी भी साहित्यकार और साहित्यानुरागी जन के लिए गौरव की बात होती है। मैं प्रफुल्लित हूँ और रोमांचित भी कि आज मेरी ही पुस्तक पर चर्चा का सुअवसर उपलब्ध कराया है आदरणीय अनिल रतूड़ी साहब, आदरणीय राधा रतूड़ी मैम ने। मैं आभार व्यक्त करके आपके इस विराट स्नेह को का महत्व कम नहीं करना चाहता। मैं आप दोनों को इस वक्त सिर्फ इतना ही कहूँगा, सादर प्रणाम। एक बात और, आज इस चर्चा में देश के दिग्गज साहित्यकार यहाँ उपस्थित हैं, रहते देहरादून में भले हों। ये मेरा सौभाग्य है। और नाम ले लीजिए, ताली बजाएंगे जरा, बोलिए। पहली बार उपस्थित हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गीतकार डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी, डॉक्टर सुधारानी पांडे जी संस्कृत की महान विदुषी कहलाती हैं, डॉक्टर प्रोफेसर अविनय सिंह जी
यहाँ हैं। आजकल तहलका मचाए हुए हैं रयाल साहब लिखने में। सामने आदरणीय डॉली डबराल जी हैं, डॉक्टर विद्या सिंह जी हैं, तो एक से एक इंदु अग्रवाल जी हैं। पीछे भी बहुत सारे साहित्यकार, डॉक्टर मुनीराम सकलानी जी हैं, साहित्य लिखते लिखते हैं। और नवगीत के पुरोधा के रूप में जाने जाते हम सबके परम आदरणीय और जो सबको यहाँ पर सिखाते रहते हैं चलना साहित्य पथ पर, असीम शुक्ल जी विराजमान हैं। तो ऐसे से पुरोधा के सामने और बगल में साहित्यकार अनिल अतुल साहब बैठे हों तो भय ही लगता है, लेकिन आपकी विनम्रता, इतना स्नेह आप सबका मेरे ऊपर है कि मैं रोमांचित हो रहा हूँ, डर नहीं रहा। और एक निवेदन करूँगा आप सबसे कि मैं यहाँ एक लेखक के रूप में ही बात करने की हैसियत रखता हूँ। विद्वानों के सामने एक विद्यार्थी ही हूँ मैं आप सभी को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। शहर से आए प्रबुद्धजन, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। अब मैं भारती जी के प्रश्न पर आता हूँ। एक बार और प्रश्न दोहराइए आप। गीत और दोहा में सामंजस्य बैठाना कैसा है? एक लेखक के रूप में मैं अपनी बात से ही चलता रहूंगा सबके साथ। कोई भी रचनाकार जब रचना करता है तो उस सोच के करता हो, ऐसा मैं नहीं मानता। मेरे साथ तो एकदम नहीं है। मैं सोच के लिखने नहीं बैठता, और जब भाव आते हैं तो सृजन को अकुलाते हैं। लेखक इतना ही करता है कि शब्द उपलब्ध कराता है, उसके लिए भाव अपने आप अपनी विधा चुन लेते हैं। चाहे गीत चुने या दोहा चुने या लघु कथा चुने या उपन्यास चुने। मैं बहुत से लोग कहते हैं कि गीतकार दोहा कैसे लिखे, पर कैसे आ गए। मैंने इस जगह लिखा है कि भाव भाव आते रहे पथ में जैसे मीत, शब्द शब्द बनते रहे कुछ दोहे कुछ गीत। शुरू से ही पुस्तक भले ही रूप में छप के आई हो, गीत के रूप में, कविता के रूप में, अन्य विधा में, लेकिन दोहे शुरू से बनते रहे हैं। मैंने अपनी बात में स्पष्ट किया इस बात को। ये सोच करके दोहा लिखने मैं नहीं बैठता या गीत लिखने नहीं बैठता। भाव आते हैं, वो अपनी विधा चुन लेते हैं, और मैं उस पर साधना करने के लिए, अब ये कि दोहा और गीत हो चाहे कोई भी विधा हो, वो मंथन मांगता है, साधना मांगता है, तपस्या मांगता है। उसमें उसके लिए बैठना पड़ेगा, उसको मांझने के लिए। पर्याप्त है? आपकी जो इसमें अगर जो हम विभिन्न अध्यायों को देखें, आदरणीय शिव मोहन सिंह जी, तो इसमें प्रकृति का जो प्रभाव है मानव पर और विशेष तौर से लेखक पर, वो फूट फूट के बाहर आ रहा है। और जाहिर है कि वो एक संवेदनशील साहित्यकार के लिए ये वाकई में जब तक ये नहीं होगा वो क्या लिखेगा। प्रकृति में आपने विभिन्न जो जैसे ऋतु ही हैं, आपने इसमें सारी जो, अगर तो मैं यही देखूं कि आप वैसे, क्योंकि मुझे मालूम है आप उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के क्षेत्रों से आप अवगत हैं और वहाँ रहे भी हैं और आपकी परवरिश भी हुई है उत्तर भारत। तो जो यहाँ का जो ऋतु हैं जो उत्तर भारत की, वो खास तौर से इसमें दिखाई देती हैं। तो प्रकृति का आपने जो दोनों अंश हैं उसके, जो मैं अगर जो उसको विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे बोलता था
कि एक तो ऑसमनेस और ब्यूटी है और साथ साथ उसकी ऑसम जो ऐसा है कि प्रकृति में दोनों पार्ट हैं। एक तो बहुत सौंदर्य है, लेकिन कब केदारनाथ की तरह घटना हो जाए और वो रौंद दे आपको, इंडिविजुअल का पता ही ना चले कि कहाँ है। तो आपने इसमें जैसे पावस की प्रस्तावना, आपका जो अध्याय है उसमें आपने लिखा है, सिर पर गठरी मेघ की आंचल में हिलकोर, पावस ऋतु की लाडली घटा घिरी घनघोर। तो ये जो हमारे खास तौर से मॉनसून से जो मॉनसून भी हर देश में नहीं है, ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है कि ये जो कहीं तो अगर जो आप यूरोप में जाएंगे तो बारिश होने में तो लोग परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं ना साहब ये तो बहुत ख़राब चीज़ है। हमारे यहाँ जब घटा घनघोर आती है तो डांस करने लग जाते हैं, नृत्य शुरू हो जाता है। ये सौंदर्य है। लेकिन साथ साथ आपने एक 256वें नंबर पे जो आपने लिखा हुआ है, मैं वैसे तो और भी हैं, पर्वत की छाती फटी नानी आई याद, टुकड़े टुकड़े हो गए घर आंगन बुनियाद। ये जो दोनों पहलू हैं ये आपने बहुत अच्छी तरह इनको आप लाए हैं। तो इस पर आप कुछ जो प्रकृति का जो दर्शन है आपका और जो आपने अपने यहाँ इसमें अभिव्यक्त किया, इस पर आप कुछ अगर जो कहना चाहें। सर बहुत अच्छा कहा आपने सर। मैं पैदा जरूर बिहार की धरती पर हुआ, लेकिन लगभग 45 वर्ष इस देवभूमि में रह रहा हूँ, 45 वर्ष से। और मेरा कार्य क्षेत्र भी एक इंजीनियर के रूप में पर्वतीय क्षेत्रों में ही रहा है। तो प्रकृति के वैसे तो प्रकृति से ही हम हैं और हमें ये समझना होगा कि हमसे प्रकृति है, हम उसको रखना चाहेंगे तो रहेगी, विनाश करना चाहेंगे तो परिस्थितियां विपरीत अवश्य होंगी। तो मैं कहता कि पर्वतीय क्षेत्रों में हम यहाँ देहरादून में रह रहे हैं, जब बरसात होती है बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं, कोई कहीं नुकसान नहीं होता, थोड़े मोड़े नाले में एक आध पुस्ता गिर जाता है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में जो विनाश होता है मैंने अपनी नज़रों से देखा है। पत्थर गिरते हुए, जिस पर्वत को हम अडिग पहाड़ कहते हैं, टस से मस नहीं होता, उसे फटते हुए देखा है। और जब वो पत्थर फटते हैं, पहाड़ फटता है, तो क्या हाल होता है, उस दर्द को मैंने इस दोहे में समेटने की कोशिश किया है कि पर्वत की छाती फटी नानी आई याद, कहते नानी याद आ गई, टुकड़े टुकड़े हो गए घर आंगन बुनियाद। पहले थोड़ा सा कटा, अब तो टेलीविजन में आप लोग सब देख रहे होंगे, पहले थोड़ा सा कटाव होता है, फिर आंगन का किनारा कटा और पता लगा कि बुनियाद ही साफ हो गई। एक बार तो एक उत्तरकाशी में आरागोट की तरफ एक गांव ही साफ हो गया था। उसको जितनी मेरी क्षमता थी इन दो पंक्तियों में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। लोग रात को भाग रहे थे, वहाँ के आसपास के लोगों ने हमें फ़ोन पर बताया, उस वक्त हम संपर्क में थे। आराकोटी के क्षेत्र में मैं रह चुका हूँ, हिमाचल से लगा हुआ क्षेत्र है, उत्तरकाशी जिले का। उन्होंने कहा कि लोग भाग रहे हैं वहाँ से घर छोड़ के, और बाद में पता कि वो गांव साफ हो गया। तो उस चीज़ को मैंने अभिव्यक्त करने की कोशिश किया है। कितना सफल हुआ हूँ ये आप लोग देखें। बहुत अच्छे सर, आपने अपने दोहे में जड़ चेतन शब्द का बार बार प्रयोग किया है। पृष्ठ 18 पर दोहा है, जब सारा कलरव करे पुष्प गंध चिन्ह ओर, जड़ चेतन के गात में ऊर्जा भरता भोर। उसी के अगले पृष्ठ में है, जड़ चेतन विनती करें प्रमुदित कृपा निधान, काट तिमिर की बेड़ियां दे दो एक विहार। साथ ही है, काटो दम की बेड़ियां
आ जाओ दिलमान, जड़ चेतन विनती करें, दे दो एक विधान। इसी तरह पृष्ठ 31 पर, पृष्ठ 62 पर, तो इन शब्दों से आपको विशेष प्रेम है या कोई खास वजह है इन शब्दों को बार बार दोहराने की? जब भाव उत्पन्न होते हैं, हृदय में अकुलाते हैं, तो फिर संवेदनशील लेखक संवेदनशील होता ही है, उस पर चिंतन मंथन करता है। बात प्रकृति की हो और प्रकृति पर विनाश की हो, तो जड़ और चेतन दोनों ही प्रभावित होते हैं। प्रकृति की विनाश लीला जब आती है या प्रचंड धूप पड़ती है, कड़ाके की धूप में लू चलती है, तो त्राह त्राह केवल मनुष्य ही नहीं करते, चेतन प्राणी ही नहीं करते, जबकि अचेतन ये जो वृक्ष पौधे जड़ जगत भी त्राह त्राह करने लगता है। तो इसलिए जड़ और चेतन दोनों को लेकर चले हैं, क्योंकि बिना इसके तो प्रकृति तो हर जगह व्याप्त है। प्रकृति का फायदा भी सभी को है और नुकसान भी सभी को है। तो मैं जड़ और चेतन दोनों के तरफ से अभिव्यक्ति लाने का प्रयास किया हूं, अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। जो अभी प्रश्न भारती जी ने पूछा और लेखक ने भी बहुत अपने विचार बहुत अच्छे रखे, तो एक इसमें इसी संबंध में यूरोपियन फिलॉसफी में जो यूरोपियन फिलोसफर्स हुए हैं, उसमें दो अलग अलग तरीके से इस भाव को, इसकी जो एक दूसरे के पूरक होने की बात है, जो जड़ और चेतन। आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। और फिर कुछ लोगों ने बाद में कहा, उसको उल्ट दिया, आई एम देयरफॉर आई थिंक, क्योंकि मैं हूं तभी तो मैं सोचता हूं। तो ये बिल्कुल एक आपका प्रश्न बहुत सूक्ष्म था और मेरे ख्याल से लेखक ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया। मानव की जो चिंतन है, चेतना है, चैतन्य है, वो अपने आप में बड़ी सूक्ष्म चीज़ है, किंतु है तो वो शरीर के भीतर ही। और जब शरीर हमारा समाप्त हो जाएगा तो ठीक है, एक परम आत्मा में वो चैतन्य चला जाएगा, वो चेतना वहाँ लीन हो जाएगी, लेकिन वो अभी हमें कम से कम महसूस नहीं हुई। तो इसलिए उस दृष्टिकोण से आपका प्रश्न बहुत अच्छा था और आपका दर्शन जो है लेखक का बहुत सुंदर है। इसमें जो आपके आदरणीय लेखक महोदय से मेरा ये प्रश्न है कि जो आपके विभिन्न अध्याय हैं, इसमें अधिकांश या तो वो प्रकृति से है संबंधित या वो पर्यावरण से है और बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन उसमें जो प्रेम और श्रृंगार का जो रस है वो एक ही केवल उसमें एक चैप्टर है आपका, उसमें अध्याय अद्भुत नयन स्वभाव। तो इसमें दो दोहे में बस सूक्ष्म जो बहुत दृश्य अनूठा रच रहा अमर प्रेम का रास, जितनी बढ़ती दूरियां उतने होते पास। और दूसरा है लहर लहर संघर्ष कर किया लहर को पार, प्रिय तुम्हारी याद में आज गया मैं हार। तो ये अब इसमें प्रश्न मेरा आपसे, एक तो कल्पना है और जाहिर है कि इसमें कल्पना का अंश तो होगा ही लेखक का, कुछ अपने अनुभव से निकली हुई कुछ अनुभूतियां भी होंगी। तो ये जो आपका इसके पीछे जो प्रेरणा है, इस सृजन के पीछे, वो क्या कुछ आपके अपने इतिहास से जुड़ी हुई है या ये कोरी कल्पना है और ये इस श्रृंगार रस में आप एक लेखक के काल्पनिक उस पर धरातल पर आप गोते खा रहे हैं? धन्यवाद सर। हाँ? कहीं दुर्घटना हुई हो तो भी बता दें।
यहाँ मैंने पहले कहा था कि यहाँ एक से एक विद्वान हैं जिनके उंगली पकड़ करके भी साहित्य पथ पर मैं चलता रहा हूँ, लेकिन आज वो श्रोता के रूप में हैं और पाठक के रूप में हैं। खैर देखिए, मैं प्रश्न बताता हूँ। आदरणीय ने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूँ, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है दोनों तरफ से ही, तो मेरा मानना है कि व्यक्ति को पहले प्रसन्न होना चाहिए। वो प्रसन्न रहेगा तो जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो दफ्तर में हो, पदाधिकारी हो, चपरासी हो, खेती कर रहा हो या व्यापार कर रहा हो, अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। मैंने किसी पुस्तक में पहले एक में लिखा है कि यदि हाड़ मांस के इस पुतले को अनुरंजित करने के लिए जिस जिस चीज की आवश्यकता है, यदि उसमें से एक कण भी, थोड़ा सा भी मैं अपना योगदान दे पाया अपने लेखन से, तो मैं समझूंगा कि मेरा लिखना थोड़ा सार्थक हुआ है। एक मूल चीज यह है कि मैं पाठक को अनुरंजित करना चाहता हूं, उसके बाद जो समझना है वो समझे। इसीलिए श्रृंगार सौंदर्य कहीं भी हो, वो हर सृजन में मेरे आता है। वैसे ही ये पूरा जगत जो है, संसार तपन से त्राह त्राह किए हुए है। कहीं बम गिर रहे हैं, कहीं नफरत की तपन है, कहीं क्रोध की है, कहीं अपने आप में ग्लानि की है। तपन से गुजर रहा है पूरा इंसान हर जगह संसार का। सौंदर्य बोध का यदि तनिक भी समावेश हो जाता है मेरे लेखन से, तो मैं अपने को धन्य समझूंगा और मेरा उद्देश्य यही रहता है। इसलिए मैं यदि ठेठ भाषा में कहूँ तो मैं रोता हुआ नहीं लिखना चाहता। रोते हुए को हंसाने की बात मैं करूँगा। फिर वो बताए, मैं कहीं भी हॉस्पिटल में भी जाता हूँ किसी बीमार से मिलने, तो मैं उसका हाल चाल नहीं पूछता, क्योंकि हाल चाल तो परिजन बता दिए होते हैं। एक व्यक्ति बीमार है, सुबह से शाम तक 20 लोग मिलने जाते हैं और बार बार वो बताते हुए रोता है। मैं गया, मैंने उनसे कहा, मेरा क्या बात है यार, तुम बार बार इसी अस्पताल में आ जाते हो, आजकल ये 5 स्टार सुविधा मिल रही है अस्पतालों में, ऐसा क्या है? वो हंस दिए और उन्होंने स्वीकार किया कि यार तब से मैं यही बताते बताते मैं डबडबा गया। तो ये चीज़ें शुरू से ही, जब मैं बचपन में था, किसान परिवार में पैदा हुआ, मैंने कई जगह लिखा है अपने विषय में। साधारण किसान परिवार में, दूर दूर तक कोई साहित्यकार नहीं था, ना कोई बताने वाला था, लेकिन ये जो प्रकृति के फूल पौधे, धूप, बारिश, ये देखते हैं तो इसको देख करके एक संवेदना आती है, मन में भाव आते हैं। एक बार मैं छत पर बैठा, हम दोनों पति पत्नी चाय पी रहे थे, शाम की चाय, और तब तक घटा आई और बारिश शुरू हो गई। वहीं बैठे बैठे 8 दोहे बने। अब मैं लिखता रहा, पत्नी भी थी, चाय पीते हुए बात करते हुए लिखता रहा। 8 दोहे वो इसी पुस्तक में हैं, और वो जो बूंदे छत पर मेरे टेरेस पर जो गिर रही थी, सेम उन्हीं बातों से, सेम उसी चीज पर। और वो 8 दोहे तब तक हिंदी साहित्य समिति की गोष्ठी थी, दूसरे दिन मैं जाकर सुनाया तो डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी जी ने कहा कि यार इस पर तो आपको ज़्यादा ही लिख दिया, एक ये भी लिख दो, 1-2 दोहे कि भाई समय समय से आया करो। 8 तो वहाँ बने, और दिमाग फिर वहाँ गया जो पहाड़ों में विनाश किया था इस बारिश ने।
तो देख के जो भाव आते हैं ना, मैं पहले बताया ना आदरणीय मिश्रा जी को कि भाव अंदर आते हैं, वो अकुलाते हैं, फिर शब्द उपलब्ध कराना होता है उसकी अभिव्यक्ति के लिए, विधा अपने आप ही वो चुन लेते हैं, चाहे वो गीत बन जाए या गीत। और ये दोहे तो थोड़ा गुनगुनाने में अच्छा लगता है, गुनगुनाते गुनगुनाते बैठ गए। बैठते तो हम साधना के लिए हैं कि जरा ये डॉक्टर साहब कहते तो हैं डॉक्टर अमरिंदर सिंह जी की भाई साधना करनी पड़ती है, तपस्या समझ लो, बैठ के उसको मांझना पड़ता है। आप भी बताते रहते हैं, तो अब कितना सफल होते हैं ये तो आप लोग बताएं। धन्यवाद। आपने पृष्ठ 94 पर दोहा लिखा है, सुचि सानिध्य सुजान का सुधा सरिस संवाद, मिलती है जो डांट भी समझो आशीर्वाद। तो आपके इसी दोहे में नहीं बल्कि बहुत सारे दोहे ऐसे हैं जिसमें पहली पंक्ति तो कठिन है और दूसरी अत्यंत सरल, तो इसके पीछे कोई खास वजह? पहली बात तो मैं कठिन और सरल पर नहीं जाऊंगा। कठिन वही चीज है जो हमें समझ में नहीं आती, समझ में आ गई तो उससे वो तो सरल हो गया। तो जो चीज हमें नहीं जानकारी होती वो कठिन है। शुचिसा निध्य सुजान का, देखिए ये एक यहाँ कैसे दोहे कैसे उपजते हैं, वहां से मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। सुशील चंद्र डोभाल जी हैं, 95 ईयर्स के लगभग हैं, 95 साल की उम्र है उनकी। उन्होंने हमारे ऊपर आलेख भी लिखा है 6 पेज का, पृष्ठ का। उंगलियां काम नहीं करती, आंखों से अब दिखाई नहीं पड़ता, और मित्रवत रहते हैं, हमारी खूब बातचीत होती है, चर्चा होती है। आज भी उन्होंने हैदराबाद से बधाई दी और आप सबको नमस्कार भेजा है कि सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार भी कहिएगा। तो वो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, डांट देते हैं, कई लोगों को डांटे, कई लोग नाराज हो जाते हैं। ठीक है, प्रशासनिक पद पर रहे हैं तो वो उनकी मजबूरियां आ रही हैं, अलग बात है, वो आदत से मजबूर हैं। तेवर भी उनके हैं। तो मैं ये दोहा लिख के उनको भेजा, कहेंगे शिव मोहन जी आप तो यार नाराज तुम क्यों नहीं होते, तुम्हारे साथ भी भिड़ जाता हूं मैं। तो ये दोहा लिख के मैंने भेजा कि शुचिसा निध्य सुजान का सुधा सरिस संवाद, मिलती है जो डांट भी समझो आशीर्वाद। इसी भाव से यहां भी बहुत से वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं जिनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है और डांट भी मिलती है। एक डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी का वाकया सुनाता हूं, शायद आपको नहीं मालूम होगा। मेरी किताब की भूमिका लिख रही थी, कहने लगी अपनी पहली किताब लाओ। अब पहली किताब कक्षा 8वीं से 10वीं तक में था, तब कविता लिखना शुरू किया था, कोई समझाने वाला नहीं, शर्म और लिहाज। इतने बड़ी विदुषी को मैं वो टूटी फूटी किसको दिखाऊं, मुझे तो शर्म से मैं डूब मर रहा था, कहाँ से ले जाऊं। मैं बहाना बनाता रहा, ये भूमिका लिखते क्या कल को किताब लाओ। मैंने कहा वो सब फट गई कि अरे 2-4 पन्ने होंगे ले आओ। टलता रहा, एक दिन उन्होंने डांट दिया, तुम लेके आओ, और डांट पड़ी। मैं लेके गया फटी फुटी किताबें। किताब अपनी जो जागृति, मैं हाई स्कूल में था तब उसी कविताएं लिखी थी। आपने समझाया, जो मैंने गांठ बांध लिया। कहने किससे नहीं गलती होती, सभी से होती है, इसमें शर्म वाली, गलती में शर्म क्या है, उसको सुधार ले। तब से मैं विद्यार्थी चल रहा हूं कि जहां मिलती है यहां भी कुछ बताएंगे लोग, कमियां हैं उसको भी सुधारूंगा। तो इस पर कई दोहे हैं, आप पढ़ेंगे। मैंने तो यहां तक लिखा है कि विद्वानों का सानिध्य साक्षात तीर्थ होता है। तीर्थ फलित हैं बाद में, समय पर तत्क्षण फलित सुजान। सुजान अच्छे व्यक्ति, विद्वान लोग। मेरा मानना है कि आभा निकलती है जो आपके आचरण को शुद्ध कर देती है, और आचरण शुद्ध हो गया तो फिर आप सही रास्ता पकड़ लेंगे। और जब सही रास्ता पकड़ लेंगे तो जीवन बहुत कुछ आसान हो जाएगा, जिसको जटिल
आप भारती जी कह रही थी। आपका जो एक अध्याय है हिंदी हुई समर्थ, हिंदी हुई समर्थ, हाँ? तो आप हिंदी प्रांत के हैं, हिंदी के लेखक हैं, हम लोग सभी हिंदी बोलते हैं और आज हमारी राष्ट्रीय भाषा भी केंद्र की और हिंदी प्रांतों की हिंदी है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हिंदी का प्रचलन और बढ़ना चाहिए। और उसी पर आपने ये एक प्रकार से जो इस अध्याय में आपके दोहे हैं, लगभग 25 दोहे आपके इसी अध्याय में हैं। भाव भाव की व्यंजना हिंदी में अनुवाद, अपनी भाषा में करें अपनों से संवाद। भाषा भारतवर्ष की हमको है अभिमान, मिलकर करना है हमें हिंदी का सम्मान। और फिर आपने एक थोड़ा सा जो मैं कहूँगा व्यंग भी है, हिंदी भाषी भूलकर अपनी संस्कृति ज्ञान, अंग्रेजी में बोलते हिंदी दिवस महान। तो ये आपकी भावना और वो सब हम सब सहमत हैं उससे। भारत में क्योंकि ये हम लोग चर्चा भी हिंदी की ही पुस्तक पर कर रहे हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हिंदी साहित्य की भी बात हम तभी करेंगे जब भाषा समृद्ध होगी और भाषा का प्रचलन बढ़ेगा। इसमें बहुत सारे अभी मैं कहूँगा इसको आगे बढ़ाने में बहुत सारी अभी दिक्कतें आ रही हैं देश में। एक तो आपने इसमें एक दोहा बल्कि ये भी लिखा है कि भाषाओं में भेद को रखते नहीं सुजान, सब भाषा के मूल में रहता हिंदुस्तान। तो ये भी बात आपकी सही है कि आपने अन्य जो प्रांतीय भाषाएं हैं जो वर्नाक्युलर की हमारी, उनकी भी आपने उनकी जो पेचीदगी है कि एक देश हमारा एक भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे यहाँ लोग हैं और समाज हैं, संस्कृतियाँ हैं, उसमें भाषाएं भी पुरानी पुरानी संस्कृति की है। अब तमिल की जो भाषा की अपनी साहित्य है वो कोई संस्कृत से कम नहीं है, उतना ही पुराना वो भी है। और तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब फिर हिंदी के मुकाबले मराठी या आपके बंगाली या आपके मैथिल, ऐसे बहुत साहित्य हैं जो बड़े प्रबल साहित्य हैं। और अभी बहुत सारे, यद्यपि मुझे भी बहुत प्रेम है हिंदी से और मैंने भी प्रयास ये किया कि पहली पुस्तक मैं हिंदी में ही लिखूं, लेकिन अभी भी बहुत सारी मैं कहूँगा कठिनाइयाँ हैं। एक तो भाषा में ही शब्द नहीं है, उसमें वो बनाने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं, संस्कृत से लेने पड़ते हैं। ये सारी कठिनाइयों के बावजूद बहुत सारी देश में जो और पेचीदगियाँ हैं उसके दृष्टिगत हिंदी को जो आपने इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया इसमें, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा अगर जो बताएं कि उसको कैसे, आपका क्या विचार है, क्या आगे उसमें हो सकता है। दर्शन तो आपका इसमें आपने जो लिखा है वो तो अपनी जगह है। सर, मेरा मानना है कि किसी भाषा की उन्नति किसी दूसरी भाषा की अवनति की नहीं है। हर दोहे को, यदि सारे दोहे को पढ़ेंगे तो सब उत्तर इसी में हैं। सारी भाषाएं अच्छी हैं, लेकिन हम जो कह देते हैं कि हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, उस बात को मैं नहीं मानता। हमारे अंदर जो बोध है उसमें थोड़ी चिंता की बात है। हम समझ लेते हैं। कठिनाई, यदि हम बंगला पढ़ें या अंग्रेजी पढ़ें या तमिल तेलुगु पढ़ें तो कठिनाई, यहाँ से घंटा घर जाएंगे तभी कठिनाई तो आएगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम घंटा घर जाना बंद कर देंगे। ऐसी सेम चीज भाषा के ऊपर है। हमारा उद्देश्य यदि दोहों को अलग करें, वैसे तो हर दोहे में कोई समस्या है तो दूसरे में उसका निराकरण है। और एक वाक्य में कहें तो हिंदी का उन्नयन किसी दूसरी भाषा की कीमत पर नहीं है। आज देश में हिंदी सीमाओं को लांघ रही है
जो मैंने कहीं लिखा होगा, दक्षिण में जाएंगे वहाँ भी हिंदी बोलने वाले मिल जाएंगे। मैं घूम के आया कहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लोग हिंदी बोल रहे थे। अब कोई दूसरी बात है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई दूसरी बात कहे कि नहीं घंटाघर हमें तो जाना ही नहीं है, तो अलग बात है। लेकिन घंटाघर हम जाएंगे तो कोई दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन हमें उस रास्ता को सुलभ बनाना होगा और ये मानना पड़ेगा कि कोई भी अपनी भाषा है, हिंदी क्यों, यदि हम, हिंदी तो पूरे देश की भाषा है, यदि हम गढ़वाली भाषा है और गढ़वाली में बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है जो गढ़वाली लोग हैं जो यहीं पैदा हुए, या कुमाऊं में बोले तो, या भोजपुरी में बोले तो अपनी भाषा के एक अलग आनंद है, उस भाषा को छोड़ना तो नहीं चाहिए। रही देश की भाषा है तो राष्ट्र के लिए, मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, राष्ट्र के लिए हमें कुछ चिंतन करना होगा जो राष्ट्र को एक बांध कर रखे। और हमारे महापुरुष ने ये संदेश दिया है कि हिंदी में वो ताकत है जो भारतवर्ष को एक करके रख सकती है। गांधी जी ने भी कहा है, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के, गुजरात के जो हिंदी भाषी प्रदेश नहीं हैं वहाँ के विद्वानों ने भी ये बात कही है। उसी के भाव लेकर के इन सारे 25 दोहों का सृजन हुआ है। शायद आपने इसीलिए लिखा है कि एक सूत्र में बांध दी है हिंदी की डोर, डिजिटल होता इंडिया, चल भारत की ओर। शायद आपका इस दोनों को लिखने का यही कारण रहा होगा। जितना शिवमोहन जी मैं आपको जानती हूँ, मुझे आप बहुत गंभीर प्रवृत्ति के लगे, पर आपके कई दोहे में, जैसे कि ये है पृष्ठ 41 पर, भाभी बैठी माई के ननद करे परिहास, सूखा आंगन फाग में देवर हुआ उदास। इसी तरह के बहुत सारे दोहे हैं जहाँ पर हास परिहास दिखाई देता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, आपका गंभीर प्रवृत्ति या कुछ और? मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ। देवर भाभी का हास परिहास फागुन में खूब होता है। जोशी जी ने कहीं लिखा तो है, आदरणीय ने उसको उद्धृत किया है कि भाई बिल्कुल साफ साफ सीधे सीधे भी अपनी बात कहे हैं, उसमें गीतकार वाली झलक कहीं नहीं है। तो मैंने सीधी सीधी बात कही कि भाभी बैठी मायके ननद करे परिहास। ननद और भाभी का भी होली में खूब हंसी मजाक होता है, तो ननद तो रह गई यहाँ, भाभी मायके चली गई है। तो ये होली की ये चीज़ है, तो अब देखिए कि कितनी क्या स्थिति हो सकती है। जी, डॉक्टर उषा जा समझ सकती हैं। और सूखा आंगन फाग में, जहाँ रंग से सराबोर आंगन भी गीला गीला हो जाता है, सूखा ही है, देवर तो उदास किनारे बैठा हुआ है। तो ये फागुन का एक चित्र है जो सीधी साधी हमने सीधे उसी पर आ गए हैं। आपसे जो प्रेम और श्रृंगार का प्रश्न जो पूछा था, उसको आप बड़े सफाई से आप निकल गए उसमें से, और आपने बड़ा उसका एक गंभीर उसको विचार में ले गए उसको। बहुत आपकी, मैं कहूँगा, स्किल है आपका। लेकिन हम चाहेंगे कि बाकी लोग भी आपके कुछ ये दोहे सुने, इसके आप अपने विशिष्ट अंदाज में सुनाएं, और तब बाकी जब हम इसको खोलेंगे सेशन को, तो वो उस पर आपको ज़रा पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो कृपया कुछ जो ये अद्भुत नयन स्वभाव है, इसकी कुछ आप अपने विशिष्ट अंदाज में अगर जो सुनाना चाहें तो बहुत आपकी कृपा होगी। दाव पेंच को काटता मन का तेज बहाव, दाव पेंच को काटता मन का तेज बहाव, हृदय वहीं पर हारता जहां प्रेम का भाव। आपके, मैं बस अब आखिरी आपसे प्रश्न, आखिरी इसके बाद फिर हम इसको हाउस के लिए खोलेंगे, ताकि हमारे विद्युत जन जो यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए हैं वो अपने टिप्पणियाँ, प्रश्न या और रास्ता कायम करेंगे फिर लेखक से। इसमें आपने जो विभिन्न अध्याय हैं, जाहिर है कि आपने उनको, जो भी आपके मन मस्तिष्क में भाव, आपकी जो प्रेरणा, जो भी लिखने की आपकी रचना की जो प्रक्रिया है,
उसमें आपको जो भी आया आपने उसको बाद में फिर इसको अलग अलग आपने अध्यायों में उनको बांटा। तो प्रकृति के हिसाब से तो आपने सारे उसमें अलग अलग दिए, कहीं आपने श्रृंगार प्रेम का भी अध्याय दिया, सब प्रकार के, हिंदी का पर्यावरण का भी आपने अलग रखा हुआ है। लेकिन मैंने इसमें ये ध्यान दिया, एक तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपके वो हैं 147 दोहे जो हैं वो सुरभित आचार के हैं, जो मानव को आपने केंद्र में रखा है बाद में, और जो सबसे महत्वपूर्ण है एक्चुअली, क्योंकि सब्जेक्ट तो वही है। और उसमें मैं 2 दोहे आपके खाली उस पर इंगित करना चाहता हूं कि मनुष्य में शैतान की भी अपार संभावनाएं हैं, और जहां उसके उत्थान की बात है तो देवतुल्य भी हो जाता है। छोटी छोटी बात पर बन जाते शैतान, अपनों की ही भीड़ में ढूंढ रहे इंसान। और दूसरा है, पल पल ईश्वर दिखता फिर भी क्यों अनजान, कण कण में वह व्याप्त है प्राण वायु प्रतिमान। तो जो आपने इसमें एक तो इतना जो संख्या है उसको, जाहिर है कि आपने उसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया, तभी आपके सबसे ज़्यादा दोहे जो आपने रखे वो रखे। तो मानव के जो सुरभित आचार जो आपने उसको वो दिया है शीर्षक, उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर जो कहना चाहें। पहले तो सर ये दोहों का जो शीर्षक के साथ वर्गीकरण किया है हमने, ये पाठकों की सुविधा के लिए मैंने प्रयास किया है। बहुत सारी पुस्तकें हैं, 1 से लेकर 1000 तक दोहे चले जा रहे हैं। ये पाठकों की सुविधा के लिए इसका वर्गीकरण किया है। तो वर्षा का आसान था, एक तरफ कर दिया, जाड़े का एक तरफ कर दिया, धूप का एक तरफ कर दिया, वो तो मौसम का आसान था। पर्यावरण का व्यक्त किया, हिंदी का एक तरफ कर दिया। कुछ दोहे ऐसे थे कि कहीं वर्गीकरण करने में वो आपने लास्ट नहीं, तो कुछ ऐसे थे लगा कि आचार व्यवहार पर कुछ बात हो रही है इन दोहों में। ये संग्रह है, मैं कहीं पर्ची इकट्ठा किया, कहीं डायरियाँ इकट्ठा की, जहाँ जहाँ क्रम से मतलब लिख करके रखे रहते थे। तो जब ले आया एक जगह तो फिर इनका वर्गीकरण करने लगा। तो जो आचार व्यवहार से जो संबंधित लगे उनको एक जगह कर दिया, और जो जिस समझ में नहीं आया वो छूट गए उनको विविध में कर दिया। तो ये सब सिर्फ पाठकों की सुविधा के लिए ये थोड़ा सा वर्गीकरण कर दिया है हमने। अब मैंने ये लिखा है सर अपनी बात में कि मैं पूर्णतः सफल नहीं हुआ हूँ इसमें कि सारे दोहों का वर्गीकरण कर दिया जाए, लेकिन फिर भी जितना भी संभव हुआ है, मैं समझता हूँ पाठकों के लिए सुविधा है जनक है। ये सुविधा होगी कि वर्षा पर दोहे देखना है, श्री मोहन जी के वर्षा पर दोहे चाहिए, फट से वो चैप्टर निकाल लिया, हिंदी पर दोहे चाहिए तुरंत निकाल लिया। तो ये सुविधा कुछ तो मिल ही रही है। पूर्णतः सफल तो खैर नहीं हो पाया कि एकदम से वर्गीकरण कर लें अलग अलग करके। बहुत बहुत सुंदर आपकी ये कृति है। अब आपसे मैं आप सभी देवियों सज्जनों, आपके जो विचार हों, टिप्पणियाँ हों, आपके कोई प्रश्न हो, तो कृपया यहाँ मंच की तरफ आप बारी बारी से आने का कष्ट करें और लेखक से सीधा रास्ता कायम करें। आज की परिचर्चा के नायक श्री मोहन सिंह जी की सभी पुस्तकें मैंने पढ़ी है और कई बार पढ़ी है, और आपकी यह पुस्तक अन्य पुस्तकों से अलग है क्योंकि सभी विषयों पर आपने दोहे लिखे, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं। श्रृंगार के दोहों को आपने एक अभिनव नाम दिया, उसको एक संज्ञा देकर आपने अद्भुत नयन स्वभाव का नाम दिया, जबकि श्रृंगार या कुछ और भी हो सकता है, जिसके अंतर्गत आपने श्रृंगार के दोहे लिखे। श्रृंगार क्योंकि स्त्री से संबंधित होता है, और यहाँ पर लीलाओं की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, और प्रियंका गिरजाल जैसी विदुषी यहाँ पर बैठी हुई है। तो उस प्रकृति के श्रृंगार को, प्रकृति में भी श्रृंगार है थोड़ा बहुत, गीतों में बहुत होता, उसी पर मैं 2 दोहों पर सवाल करना चाहती हूँ। आपने लिखा और अभी आपने पढ़ा भी उसको, पग से पायल छूट कर हुई आज आजाद,
लाज शर्म को छोड़कर बना रही समय। अब आप मुझे बताइए कि आपने अभी भी पायल रूपी जंजीर से स्त्री को बांधे रखा है अपरोक्ष रूप में। आप उन महिलाओं का कहाँ करेंगी जो हमारे जैसी, जिन्होंने 40 साल या 50 साल वेस्टर्न स्कूल्स में पढ़ाया जहाँ चूड़ी अलाउड ही नहीं थी। तो दैट मीन्स के बेचारी वो जो औरतें हैं वो तो आपके प्रेम से वंचित रह गई। तो मेरा ये कहना है कि जब आज विश्व में स्त्री 21वीं सदी में जा रही है, स्त्री नभ में विचरण कर रही है और चांद को पकड़ने की तैयारी में है, आप उसकी अभिव्यक्ति को बेशर्मी का प्रतीक मान रहे हैं। आपके दृष्टिकोण में जो स्त्री संवाद करे वह बेशर्म है, तो इसका आप अब रही बात बेशर्मी की बात, बेशर्मी वाली बात स्त्री की नहीं है। ये एक कल्पना कवि की है कि जो पैर से टूट गई। अब क्यों टूटी ये आप सोचो, उसकी गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पग से पायल टूट कर जब से हुई आजाद, अब जब तक पैर में है तब तक तो शोभा देती है, बजती है, रंझम रुंझुम तब भी शोभा देती है, अच्छी बात है। प्रीतम अनुवाद करते हैं, इसका मतलब उस आवाज को लेकर के अपनी प्रेमिका से बात करते हैं, उस भाषा को समझाते हैं, जो भी सही है। लेकिन वो पैर से टूट के आजाद हो गई, तो ये नारी पर हमने कोई रंजन लगाने वाली बात यहाँ नहीं। इतना कहा जाए क्योंकि ये अनूठा प्रोग्राम है पूरे उत्तराखंड जो यहाँ होता है फुलवारी में। मैं इस परिचर्चा है उस पर थोड़ा शिल्प पे बात करना चाहूँगा। ये कॉन्टेंट पे बहुत बात हुई है, आज की बात चल रही है माँ तारा ताराज, माँ तारा ताराज, ये दोहे के गण हैं, मगण और तगण। और इसमें पहले और तृतीय चरण में एक दीर्घा, यही है डॉक्टर साहब। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, एक तो इसमें संयुक्त अक्षर का जो प्रयोग हुआ है पूरी पुस्तक में, वहाँ मुझे कुछ दोष नजर आ रहा है। नींद के साथ मानिंद का प्रयोग है, तिलैप्पी है। दोहा एक्चुअली भाव की जटिलता नहीं होनी चाहिए किसी भी दोहे, अगर उसके भाव की जटिलता है उसमें तो फिर वो दोहा अगर लोगों पे पहुंच नहीं रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं वो नहीं पहुंच रहा है, तो ये बड़ा दोष है। इसके अलावा जो 4 चरण हैं, चारों चरणों में आपसी संबंध का होना नितांत आवश्यक। ऊपर की पंक्ति में कुछ है, नीचे की पंक्ति में कुछ और कह रहा है अगर कभी, तो ये इस तरीके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कभी से, बहुत सारी चीजें हैं इसका समय का भाव होता है, मैं सिर्फ ये कि संयुक्त अक्षर का इस तरीके का प्रयोग क्या भूल से त्रुटिवश हुआ है या कुछ और बात है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रश्न। मुझे दोहा लिखना है, इसलिए कागज कलम लेके मैं नहीं बैठ के लिखता। एक ये जो हमारे छंद शास्त्र या नियम जो बने हैं, ये बाद में बने हैं। दोहा की उत्पत्ति बहुत पहले हुई है, मौखिक से भी हमारे विद्वान लोग जानते होंगे। मौखिक में बाद में गेयता में आई और उसके बाद उसको नियमों में बांधा गया। उसी मूल रूप में की तरह से जो भाव आए और उन्होंने अपना विधा चुना, शब्दों ने, भावों ने, दोहा। अब मैंने दोहा, उसके बाद आते हम दोहा लिखने। ठीक, अब दोहा लिखने की जहाँ तक बात है तो उसमें जो जितना पारंगत होगा, जितना विद्वान होगा, उतना ही सफल होगा। मैं तो अभी विद्यार्थी हूँ, साहित्य पथ पर चल रहा हूँ उंगली पकड़ पकड़ करके। एक दूसरी बात कि जहाँ मेरे भाव खंडित हो रहे हैं, मैं अपनी बात कहने में जो मेरे भाव खंडित हो जाएंगे, तो वहाँ पर मैं उस छंद में या उसमें नहीं गया। तो वो विद्वता वाली बात
तो कोई प्रश्न जरूर, मैं कमियां मान सकता हूं, कमियां खूब होंगी क्योंकि मैं तो अभी विद्यार्थी हूं, और कहीं कमियां होंगी तो बाद में ठीक किया जाएगा। लेकिन इस कीमत पर मैं अपनी रचना को ठीक नहीं करता कि छंद में यहाँ ठीक नहीं बैठ रहा है तो हमारे भाव जो हम कहना चाह रहे हैं उसका कुछ का कुछ हो जाए, उस कीमत पर नहीं। तो कमियां तो रहेंगी, मिलेगी। आइए आदरणीय रायल जी। मैं फिर से श्रृंगार गीतों पे बात करना चाहता। एक सवाल है मेरा कि रचना प्रक्रिया के दौरान जो आपका आलम्बन और उद्दीपन है उस पर थोड़ा सा खुलासा करेंगे, और फिर जो उसका इफेक्ट है भाव, विभाव और संचारी भाव, दो पार्ट में मेरा सवाल है, आलम्बन उद्दीपन पे और भाव, विभाव और संचारी। यहाँ एक सामान्य लेखक के रूप में हूँ, कवि हूँ, और कवि जो भाव आया उसको अपनी बात कह दिया। आदमी डॉली जैसे मेरी कई बार होती है बात, झड़प भी हो जाती है। मैंने कहा आप उपन्यासकार हैं, आपका कहने का तरीका और है, अधिक से अधिक बातों को मैं विषय को मैं थोड़े से में भी निपटा देना चाहता हूँ कह के। मैं एक कवि हूँ, ठीक। अब वो किस रूप में बना ये विद्वानों की बात है इधर की, कि इसमें से क्या निकलता है क्या नहीं निकलता वो ऊपर की बात है। मैं विद्वान तो हूँ नहीं, तो ये इन बातों का आप लोग ही निराकरण कर सकते हैं। लेखक बहुत विनम्र हैं इस मामले में और मैं उनकी तारीफ करूंगा कि आइए डॉक्टर साहब। तो जो मुख्य तौर से लेखक का ये कहना है कि उनके मन में कवि के रूप में जो भाव आए, जो रचनात्मक उनकी जो भावना थी, जो धारा थी, उन्होंने उसको पहले प्राथमिकता दी, और जो उसकी विधि विधान है वो उसमें कहाँ तक फिट आ जाए, हो जाए ना हो, उनका अपना भाव जो है वो उससे मुक्त हो जाए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इस फुलवारी में बैठे हुए सभी सुधीजन, बहुत सुंदर परिचर्चा हो रही है, बहुत सारी बातें अभी हुई हैं। मुझे प्रश्न कुछ भी पूछना नहीं है, कुछ सुझाव देना है। हर कवि को क्या लिखना है यह तो जानना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या नहीं लिखना है यह जानना चाहिए। किससे हमें बचना है यह बहुत आवश्यक है, और यह केवल सिर्फ मोहन जी पर लागू नहीं है, सभी लिखने वालों पर लागू है। हर रचनाकार के लिए आवश्यक है कि हमें क्या नहीं लिखना चाहिए, किससे बचना चाहिए। आइए श्रीमती उषा जी, आइए। सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद जो कि हम लोगों के लिए इतना सुंदर प्रोग्राम करते हैं। आदरणीय राधा जी और आदरणीय अनिल सूर्य, सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मैं आज के नायक को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ पर जो हम परिचर्या कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते, लेकिन अगर जो कुछ अगर बताएंगे उसको दिल से नहीं लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत सारी रचना लिखना है। तो दो तीन बात बताना चाहती हूँ मैं। एक तो क्या कि पदांत पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपने मधुमास लिखा और सांस लिखा, यहाँ आपको सांस और मधुमास में क्या अंतर है? चांद बिंदु का, तो वो चंद्र बिंदु का नहीं होना चाहिए अंतर, इसका ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात है कि वो तो आपने शिल्प पे कह ही दिया दादा जी ने, तो उसमें जैसे मरमरी आपने लिखा है तो दो गुरु हो गया है, दो गुरु कतई नहीं होगा। अगर नहीं हो पा रहा है 2 1 2, तो कम से कम आप 3 लघु ले आइए, विमल ले आइए, सतत ले आइए, कुछ भी ले आइए, वाचिक 2 और 1 2 ले आइए, लेकिन 2 गुरु तो कतई हो ही नहीं सकता। मरमरी है तो वो नहीं है, वो गलत है। और इसमें हम सभी की गलती होती। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना में ही भूल हुई है, तो हम तो बहुत छोटे हैं, अभी लिखना शुरू किए हैं। तो और जैसे आपने लिखा है रात,
निष्णात, तो इसमें भी क्या हो गया, रा और ना का अंतर है, तो ये दोष है। तो ये दोष आगे नहीं हो। और बहुत सुंदर सुंदर आपने दोहे लिखे हैं और श्रृंगार की तो क्या ही कहना। और मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपको। बहुत अच्छे। आदरणीय मिश्रा जी, अरे हुजूर आप आइए ज़रा कुछ अपने, आप तो हमारे सबसे विद्वानों, सबसे बड़े विद्वानों में यहाँ हैं। यहाँ मेरे सामने बगल में बैठे हुए अनिल रतुड़ी जी और मेरे ठीक सामने सबसे पीछे बैठी हुई राधा रतुड़ी जी। 2024 का यह वर्ष हमारे देश के इतिहास में भी लिखा जाएगा। उत्तराखंड में एक दंपति ऐसा भी हुआ जो सारे कार्यालयीन व्यस्तताओं को निभाते हुए साहित्य के लिए एक समय निकाले। कोहरे में धूप जो है वह इस वर्ष की बहुत अच्छी रचनाओं में, बहुत अच्छी किताबों में इसको लिया जाए। और जो गलतियां हैं, किसमें गलतियां नहीं, आप में खोजेंगे तो हमारे में हजारों गलतियां मिलेंगी। मनुष्य गलतियों का भंडार है। गलतियों को मत खोजिए, गलतियां मक्खियां खोजती है। कमी जो है आपका कहाँ घाव है, वहाँ पर जाकर शादाबी नहीं होते हैं, वहाँ मक्खियाँ होती हैं। तो हम मक्खी नहीं हो, हम मधुमक्खी हो। जहाँ भी हमको पराग मिले उसको लेकर के हम मधु इकट्ठा करें। और इन शब्दों के साथ मैं आशीर्वाद दूंगा, उनसे बड़ा हूँ मैं। प्रबुद्ध मंच को प्रणाम। प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र, असीम शुक्ल जी, डॉक्टर सुधारानी पांडे, डॉक्टर राम विनय सिंह जी, दयाल साहब और डॉक्टर विद्या सिंह, आपके सामने कहने की दृष्टता कर रहा हूँ। मैंने बहुत साल पहले आकाशवाणी से ही डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र की कविता पढ़ी थी, सुनी थी। एक बार फिर जाल डाल रहे मछेरे, जाने किस मछली में फंसने की चाहो, बंधन की चाहो, बंधने की चाहो, बंधन की चाहो। मुझे लगता है कि फुलवारी ऐसे ही एक जाल फेंकती है और उसमें फंसने की चाह आने वाले समय में कौन करेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर संभाल पाना। बहुत सारी बातें हुई थी हिंदी साहित्य की। मैंने एक सामान्य पाठक के रूप में इसको पढ़ा है और जो विचार मेरे हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अंधेरों की संग दौड़ते समाज को रोशनी की दावत देता कवि का मकसद इस पुस्तक में नज़र आता है। समाज और लोगों की सोच को बदलने का प्रयास ये पुस्तक करती है। लोगों को कृत्रिमता से निकालकर प्रकृति और निश्चलता की ओर मोड़ने का एक सकारात्मक प्रयास है। इसमें कहीं बनावट नज़र नहीं आती, शब्दों की बुनावट ज़रूर नज़र आती है। शब्दों का चयन ऐसा है जो भावों को व्यक्त करे। छंद की प्रतिबद्धता को भी ध्यान में रखा गया है। वैसे साहित्य के जितने यहाँ पे स्टूडेंट हैं वो जानते ही हैं कि शब्द और वाक्यों का जो व्याकरण है अपने साथ उपस्थित नज़र आना चाहिए, लेकिन कविता फिक्र चाहती है। कविता व्याकरण की परिधि में शब्दों का सटीक और खूबसूरत विकास चाहती है। यहाँ शिव मोहन सिंह जी ने अपनी सादगी से धीरे धीरे पाठक को उस ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास किया है जहाँ पर उनके चिंतनपूर्ण दोहे अपने आप अपने अर्थ बोल देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने पहले भी कहा कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं था किसी को उपदेश देने का, लेकिन यहाँ पे जो उद्देश्य है बहुत ही पवित्र है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अमृत भी है इसमें, हालांकि केवल एक ही चैप्टर उसमें कहा गया है। वहाँ पर कवि की विवशता भी दिखाई देती है, वेदना का गरल भी इसमें है और व्यंग के बाण भी हैं। मैंने जब पूरी ये पुस्तक पढ़ी तो लगा कि दुनिया की मुसीबतों और ज़िंदगी की हकीकतों से वाकिफ़ हैं शिव मोहन सिंह जी। आपने हिंदी पर भी एक चैप्टर लिखा है और एक शेर मेरे को बहुत पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन शादाब अली जी जानते होंगे पूरा, कि मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान के हरारत वालों ने, ये दिल ही पुराना पापी था बरसों में नमाजी हो न सका। वाह क्या बात है, हमने राष्ट्रभाषा घोषित, क्या बात है, बहुत सुंदर भाषा बना दिया, लेकिन प्रयास नहीं हुए। एक सफल कवि की पहचान यही है कि वो निश्चल हृदय से व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र को सामयिक और सत्य संदेश देकर प्रगति के पथ पर अग्रसर करे। कवि ने बड़ी शालीनता से संस्कारों की परतों को
सजगता और सहजता के साथ लेखनीबद्ध किया है। पुस्तकें आ रही हैं, लेकिन ये बहुत ही सार्थक पुस्तक मैंने देखी। अभी गुलजार साहब से किसी ने पूछा कि आपको लगता है कि शब्द बचेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, ये ज़रूर लगता है शब्द बचेंगे और पुस्तकें भी। शब्द बचे रहने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं से हमने अपनी सभ्यता को बनाया है और संवारा है। ज्यों कोहरे में धूप, श्री मोहन सिंह जी की भावनाओं का इंद्रधनुष है। धूप के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है हमें, वो इंद्रधनुष है। बहुत सुंदर। बनावटी गंभीरता और दिखावटी परिपक्वता से कोसों दूर सिंह साहब की रचनाएं निसंदेह अपने समय का आईना है। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा कहने वाले कबीर की तरह इन रचनाओं में बौद्धिक आडंबर से भरा कोरा पांडित्य नहीं है, बहुत अच्छे। बल्कि अपने भाव में उन्होंने ढाई आखर को जिया है, जिसके आगे सभी पोथियाँ स्वयं व्यर्थ हो जाती हैं। ज्यों कोहरे में धूप आगे चलकर, डॉक्टर साहब कुछ लिखने का प्रयास किया है जरूर, कि ज्यों कोहरे में धूप आगे चलकर निश्चित ही बासंती थिरकन तक पहुंचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, आइए आइए आइए, एक मिनट आप बैठिए, आप इनके बाद फिर आप आ जाइए। बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम निवेदित करती हूँ। मुझे कुछ विशेष नहीं करना है। बात चल रही थी कि वो मायके चली गई थी और नंद उदास थी, नंद से ज्यादा देवर उदास था। तो किसी ने कहा, आप लोगों में से किसी ने पूछा कि क्यों चली गई, तो बिहारी तो बहुत पहले कह गए थे कि कहत न देवर की कुबत, कुलती कलह लजात, पंजरगत मंजार झिग झिग, सुख इव सुखत जा। तो बस उसने कहा, भाई होली रंग में बदरंग पड़े, इससे अच्छा मेरा मायका भला। अब आपको समझते रहिए। बहुत बहुत आइए हुजूर, आइए। आदरणीय असीम शुक्ला जी, श्री असीम शुक्ला जी, डॉक्टर। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ बहुत सी बातें सुनने के बाद, क्योंकि सोमोहन जी की लगभग सभी रचनाएं मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला है और छपने से पहले पढ़ने का सौभाग्य। इन सब बातों के मद्देनजर जो कुछ भी कहा गया, भाई राम मेने जी ने जो कहा, शादाब जी ने जो कहा, और हमारे आदरणीय बंधुवर गुजरात जी ने जो कुछ कहा, उन सब के बावजूद मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि दोषहीन होना सबसे बड़ा दोष। अगर कहीं दोष नहीं है तो उस लेखक को पुनर्विचार करना चाहिए कि मेरी रचना में कहीं विद्वानों को, आलोचकों को, समीक्षकों को दोष क्यों नजर नहीं आया। और उस बड़े दोष से, दोषहीन होने के बड़े दोष से उसको बचना चाहिए, दोष जरूर छोड़ना चाहिए। तभी वो एक मनुष्य और एक रचनाकार के रूप में कहीं न कहीं वो चर्चा का विषय भी बनेगा। बिना दोष के वो चर्चा का विषय नहीं बनेगा। क्या बात बोली साहब, बहुत सुंदर। दादाजी आज के इस पुस्तक के विशेष आमंत्रित कवि गोविंदू और प्रबुद्ध श्रोतागण, मैं दोहों पर जो फ्लैग लगाए जाएंगे उस पर कुछ नहीं पूछूंगी। वो अगली बार की चर्चा के लिए ये संयोग था कि छपने से पहले किताब उन्होंने मुझे नहीं दी। एक किताब की चर्चा करी, बस मैं एक सवाल पूछूंगी कि सरपा, गोरखनाथ, नानक, कबीर, सूर, तुलसी सब लोकाश्रयी धारा के कवि थे और दोहा लोकाश्रयी प्रकृति का कवि चिंतन है। यहाँ तक कि रहीम, और कल से आप कह रहे थे हम देख रहे हैं बादल है, बटरी उघाट की कहावत जो दिखता है कि कब बादल होगा, कब बरसेगा। तो वैसी लोकाश्रयी धारा में सवाल ये है कि लोक और ज्ञान का मेल संस्कृति की मौलिकता है। समय की धार पर प्रगतिशीलता के बीच तत्व युग का संदेश आज के दौर में कहाँ है।
कोरी उपदेशात्मकता या वाक्पटुता शब्द ज्यादा दिखता है, सतही तौर पर लिखे गए। आज के दोहा साहित्य का भविष्य कहाँ है? जो गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में कमियां थी उसको मैंने दूर करके इसमें ठीक किया। द्वितीय संस्कार जी, द्वितीय संस्कार पढ़िएगा, वो कमी मैंने दूर कर ली है। आप शायद पहले वाली में से आप आई हैं, हाँ पढ़ लीजिएगा। तो रामचरितमानस भी एक बार पढ़ के देखिएगा। तो उन त्रुटियों के तरफ, शिल्प की तो मैं विद्वान नहीं हूँ, भाव के को कुछ शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया है और मैं विद्वानों का आभारी हूँ कि मार्गदर्शन मिला है और निश्चित रूप से अगले संस्करण में उन त्रुटियों को मैं दूर अवश्य करूँगा, क्योंकि मैं सीखने वाला विद्यार्थी हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। बहुत सुंदर चर्चा जो पुस्तक आपके समक्ष है जिस पर हुई है, तो मेरे ख्याल से कोहरे में जो कोहरा है वो छट गया है और जो धूप दिखाई दे रही है उसमें सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि लेखक के लिए एक बढ़िया सी ताली बजाइए, जो एक सुंदर उन्होंने रचना हम सबके समक्ष लाए हैं। और जैसा वो स्वयं कह रहे हैं, वो तो उनकी अपनी विनम्रता है कि वो कह रहे मैं गांव से आया और मैंने फिर वो एक इंजीनियर हैं और ये एक बड़ी कमाल की बात है कि वो उसके बाद साहित्य में आ रहे हैं और ऐसी सुंदर रचना हम हमारे के समक्ष है। इस प्रकार की चर्चा परिचर्चा का सबसे बड़ा उद्देश्य मैं कहूँगा सार्थक तभी होती है। और ये भी कहा जाता है कि जो सृजन है वो जब लेखक से अलग होता है तो वो अपना जीवन एक बना लेता है, उसका अपना एक जीवन हो जाता है और उसकी जो समृद्धि हम कहें तभी है जब उस पर, जैसा अभी आदरणीय शुक्ला जी ने भी कहा कि जब उस पर कोई दोष ढूंढे, अब ये उसमें दोष है या नहीं है, लेकिन जब तक उस पर कोई चर्चा करने योग्य बात ना बने तो वो पुस्तक क्या है। तो यहाँ अपनी मैं कहूँगा बहुत सारे विद्वान जनों ने यहाँ जो उसका शिल्प है उस पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला है और हम भी ये चाहेंगे कि धीरे धीरे आप तुलसीदास बन जाएं। बिल्कुल अपनी उसकी जो परफेक्शन की ओर मनुष्य एक सतत प्रक्रिया है ये तो अपने आप को करने की। और जैसा बहुत सुंदर आदरणीय मिश्रा जी ने कहा कि ये जो है अब कान छिद गया है तो अब मतलब धीरे धीरे आगे और कर्मकांड ऐसे चलता रहेगा और हम लोग, मैं बहुत सबका मैं आभारी हूँ, लेकिन आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी बहुत सुंदर कृति है ये। और सबसे बड़ी चीज़ भाव है, सबसे बड़ी आपकी रुचि है, साहित्य और आपकी जो सृजनशीलता है वो है। बाकी इसमें चर्चा आलोचना और ये जो इसकी एक सतत प्रक्रिया है इसकी, ये हम उसको परफेक्शन की ओर ले जाएंगे धीरे धीरे। तो मैं अनुरोध करूँगा राधा जी से कि वो कृपया सबका धन्यवाद देंगी। इस बहुत ही रोचक चर्चा के जो मुख्य नायक हैं श्री मोहन जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ये इस बात का द्योतक है कि आप बहुत ही सफल कवि हो गए, बहुत अच्छी आपने पुस्तक लिखी। जब उस पर इतनी सारी समीक्षा हो रही है और इतनी आलोचना हो रही है तो ये एक प्रमाण पत्र आपको मिल गया कि आपकी पुस्तक कितनी सक्सेसफुल। तो उस सफलता का आपने श्रेय आपको मिल गया, क्योंकि इतने बड़े बड़े यहाँ पर विद्वान बैठे हैं, आचार्य जैसे अभी बुद्धिनाथ जी ने कहा था, राम विनय जी जैसे आचार्य बैठे हैं और सब उन लोगों ने जो आपकी जो दोनों में जो बिंदु निकाले ये सब विद्वानों की बात है। लेकिन जो सामान्य पाठक है मेरी तरह, हम लोगों के लिए तो आपकी पुस्तक बहुत ही सुंदर रचना है और जो भाव आपके हैं और विशेष रूप से जो आपने जैसे कोहरा और धूप, जड़ और चेतन, ये दो ऑपोजिट फोर्सेस जब साथ में आते हैं तो एक बहुत ही सुंदर कृति निकल के आती है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और बुद्धिनाथ जी आज हम लोगों के बीच में, ये बहुत सौभाग्य है फुलवारी के लिए, क्योंकि इतने बड़े लेखक और साहित्यकार और आप पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं और आज आप इस छोटी सी झोपड़ी में आए, इसके लिए बहुत आभार हम दोनों की तरफ से आपको। मेरी एक छोटी सी मांग है, आप चीफ सेक्रेटरी के रूप में हैं मेरे पास, ये जिस पुस्तक की समीक्षा हो वो यहाँ के राज्य के जितने भी पुस्तकालय हैं उन सब जगह। आपका बहुत अच्छा सुझाव है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आज की इस चर्चा में आप सब लोगों के प्रतिभाग के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबके बहुत अच्छे उसमें कमेंट्स आए
और मैं भारती जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। अनिल रतूड़ी जी आयोजक तो हैं ही, आप तो पूछते ही हैं बहुत अच्छे प्रश्न, और विशेष रूप से शिव मोहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।